अब लड़ाई ईरान तक पहुंची है तो दूसरा भी एक पहलू है। वो पहलू ये है कि ईरान की हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी जो है अपनी अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में वगैरह वगैरह, तालिबान के बरखिलाफ़ उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी, काफ़ी कोऑपरेशन किया है। और चाबहार का पोर्ट हमने वहाँ बनाया है जिसके ज़रिए हम अफ़गानिस्तान से ट्रेड कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट रही है ईरान में भी। हाँ, तो अब हमको समन्वय करना होगा। मेरा सोच का तरीका बड़ा सीधा है। हम प्राथमिकता देते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को। भारत का राष्ट्रहित कहाँ है? इजराइल ने जो है, एक तो हमारा उनके साथ एक सीधा मतलब जो है कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है। वो भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारा एक कॉमन ग्राउंड है, उसको लेते हुए, आतंकवाद को लेते हुए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है हमारा रवैया बिल्कुल साफ है। और जब भी हमारी जंग हुई है इजराइल ने हमारी खुलकर मदद की है। ठीक है, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे ये 1971 का युद्ध हो, जब भी हमने मदद की मांग की है उन्होंने हमको दिल खोल कर मदद दी है। चाहे एमुनेशन कारगिल के दौरान दिया हो, एमुनेशन राउंड, लेसर गाइडेड वेपन्स एयरफोर्स के लिए, ये वो हमेशा वो भारत के डिफेंस में आए हैं। तो ये जायज़ है कि हम भी एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह उनकी मदद करें जब उनके सर पे आफत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जनरल जेडी बख्शी जी। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, 21वीं सदी का भारत, हम लगातार ये अपेक्षा करते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, भारत दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लेकिन इस 21वीं सदी के भारत में आपको लग रहा है कि हम वाकई में विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली है और अब ये कहा जा रहा है कि हमारी विदेश नीति पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, डेफिनेटली हमारी विदेश नीति मजबूत हुई है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह हम पे दबाव डाला गया कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था कि हम रूस से सारे रिश्ते नाते काट लें, हम वहाँ से पेट्रोल गैस लेना बंद कर दें, इत्यादि इत्यादि। तो ये भारत बिल्कुल नहीं झुका इस दबाव के सामने। हमने अपनी जो औटार्की है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको प्रिजर्व रखा है। सारे दबाव के बावजूद ये दबाव अब बढ़ाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो सरकार हिंदुस्तान के से सहमत थी, जिनके हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, उनका तख्ता पलट कर दिया गया है। क्रिश्चियन देश की स्थापना मणिपुर के बॉर्डर पे कुकी लैंड बनाने की बातें ये अमेरिकन कर रहे हैं, बेस बनाना चाहते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर, और हर तरह से दबाव डाल रहे हैं। हमारे ऑफिशियल्स के खिलाफ केस फाइल कराए हैं कि जो टेररिस्ट संधू पन्नू जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसके खिलाफ साजिश की है, ये किया है, वो किया है। एविडेंस कोई है नहीं, प्रूफ कोई है नहीं, ऐसे ही वो देले जा रहे। तो हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छी तक इनको फेस किया है, प्रेशर्स पे झुके नहीं है और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अख्तियार करी है। जैसे कि जब अमेरिका ने हमें बोला कि साहब वो जेट इंजन देगा LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, तो उसने फिर वो बिल्कुल मुकर गया, पैसे खा के मुकर गया, डील वो दे नहीं रहा। तो हमने भी देखिए एकदम से कोई ज़्यादा किसी की गिड़गिड़ाई नहीं, पैरवी नहीं करी। हमने कहा ठीक है, आप नहीं देते, हम फ्रांस के पास जा रहे हैं। तो दैट शोज़ दैट हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, दबाव में नहीं आती। हम किसी के पीछे लग्गू नहीं हैं, चाटुखोर नहीं हैं अमेरिका के या किसी और देश के। हम अपने फैसले खुद करते हैं। सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हाल ही में आपको ज्ञात है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक जंग का माहौल है। दोनों ये दावे कर रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है, हम इसलिए कर रहे हैं। इस बीच में भारत की भूमिका को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की वॉर में प्रधानमंत्री की एक भूमिका रही थी।
बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोन कॉल से वॉर बीच में कुछ समय के लिए रुक गई थी। अब वापस ये सवाल कुछ लोग दोहरा रहे हैं कि अब जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग का माहौल है, हमास को नेस्तनाबूद करने का जब इजराइल काम कर रहा है, इस बीच में कई भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं। क्या भारत इस बार भी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने लोगों को वहाँ से इंडिया सेफ ला सकता है, या इस कॉन्फ्लिक्ट में अब इंडिया जो है वो बिल्कुल साइड में खड़ा है, न्यूट्रल खड़ा है? देखिए साहब, बात ऐसी है कि हम फैसला लेते हैं मुद्दों पे, ऑन प्रिंसिपल्स। ऑन प्रिंसिपल जो भी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की जा रही है 7 अक्टूबर से, जबकि हमास ने बड़ा घृणित हमला किया, टेररिस्ट अटैक किया, 1200 इजरायली सिविलियन मार डाले, औरतों का बलात्कार किया, बच्चों को मारा, प्रताड़ित किया, ये कोई इंसानियत के काम नहीं है। और 250 लोग तो हॉस्टेज ले लिए, जिनमें से तकरीबन आधे अभी तक नहीं छोड़े। तो ये कहाँ तक जायज़ था? भारत का स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ बहुत क्लियर है। हम खुद आतंकवाद से कोई पिछले 30-40 सालों से प्रताड़ित हैं, ठीक है। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज़ ऑफ टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसके चलते हम समझते हैं कि ये जो तमाम इजराइल के ऊपर अटैक हुए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और इजराइल को अपना बचाव, सेल्फ डिफेंस का पूर्ण रूप से अधिकार है, ठीक है। अब दुनिया में चैं मची हुई है कि हाय मार दिया, रुदाली की तरह लोग छातियां पीट रहे हैं। तो आपने शुरू क्यों किया? बिल्कुल भाई, जब आप नहीं सह सकते, पिट जाते हो, तो दुनिया भर में रोते चिल्लाते हाय मार दिया, बच्चे मारे, ये मारे, वो मारे। तो आपने शुरू क्यों किया? आगाज़ किसने किया? आपने किया। अब जब पड़ रही है तो रुदाली की तरह दुनिया के सामने रो रहे हो। अगर नहीं रोना तो चालू मत करो, डोंट स्टार्ट इफ़ यू, अगर आपने रोना ही है एंड में और दुनिया के सामने छाती पीटनी की हाय हमारे डिफेंस में आओ, हमारे, हाँ हमको पूरा अधिकार है जाके उनकी औरतें बच्चे मार दें, हाँ, लेकिन वो कुछ करे तो पूरी दुनिया मानवता के खिलाफ कहानी वगैरह। तो ये हमको वील हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस एस्पेक्ट। एक दूसरा, लेकिन जब अब लड़ाई ईरान तक पहुंची है तो दूसरा भी एक पहलू है। वो पहलू ये है कि ईरान की हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी, जो है अपनी अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में वगैरह वगैरह, तालिबान के बरखिलाफ़ उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी, काफ़ी कोऑपरेशन किया है। और चाबहार का पोर्ट हमने वहाँ बनाया है, जिसके ज़रिए हम अफ़गानिस्तान से ट्रेड कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट रही है ईरान में भी, हाँ। तो अब हमको समन्वय करना होगा। मेरा सोच का तरीका बड़ा सीधा है। हम प्राथमिकता देते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को। भारत का राष्ट्रहित कहाँ है? इजराइल ने जो है, एक तो हमारा उनके साथ एक सीधा मतलब जो है कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है। वो भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारा एक कॉमन ग्राउंड है, उसको लेते हुए, आतंकवाद को लेते हुए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हमारा रवैया बिल्कुल साफ है। और जब भी हमारी जंग हुई है, इजराइल ने हमारी खुलकर मदद की है, ठीक है। चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे ये 1971 का युद्ध हो, जब भी हमने मदद की मांग की है, उन्होंने हमको दिल खोल कर मदद दी है। चाहे एमुनेशन कारगिल के दौरान दिया हो, एमुनेशन राउंड, लेसर गाइडेड वेपन्स एयरफोर्स के लिए, ये वो हमेशा वो भारत के डिफेंस में आए हैं। तो ये जायज़ है कि हम भी एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह उनकी मदद करें जब उनके सर पे आफत है। जी सर, ये जब जंग की शुरुआत हो रही थी तब देखा जा रहा था कि इजराइल बड़ा हावी हो रहा था। पहले हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, हूती विद्रोहियों को धर दबोचा, और धीरे धीरे अब वो जो है अपनी सैन्य टुकड़ी को अंदर तक भेज चुका है और लगातार वहाँ पर जो है हमला कर रहा है। पहले ये कहा गया कि इजराइल जो है ताकतवर है, वो पूरी तरीके से फ़लस्तीन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ईरान की एंट्री के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि अब शायद जो मुकाबला होने जा रहा है, अब जो जंग का माहौल है, इसमें इजराइल जो है पीछे रह जाएगा। आपको लगता है कि अब ये इजराइल के पास भी वो वेपन पावर है जो शायद ईरान के पास नहीं है, या पलड़ा किसका भारी लग रहा है? देखिए साहब,
पलड़ा जो है टेक्नोलॉजिकली इज़राइल ईरान से कहीं आगे है। कहीं आगे है। उसकी जो एयर पावर है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, मोसाद, उसकी काबिलियत बहुत ज़बरदस्त है और उसने दिखाई भी हुई है कि उसने हमास की बर्बादी कर दी, उसने हिजबुल्लाह को पानी पिला दिया, उसके टॉप 7 लीडर मार डाले, उनके प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स करके जो भी रॉकेट लॉन्चिंग बेसिस थे, मिसाइल लॉन्चर्स थे, उनको बर्बाद किया और अब तो ग्राउंड का हमला भी शुरू कर दिया है। ठीक है, और इज़राइल की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी ज़्यादा है और ख़ासतर जो आसपास के मुल्क हैं जो उसकी रेंज में है, जद में, उनसे तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ईरान के साथ एक चीज़ अलग है, अलग ये है कि वो मतलब उनकी रेंज के तकरीबन बाहर है जो उनके एयरफोर्स के फाइटर्स हैं। अगर उनको ईरान को हिट करना है तो उनको, अगर ईरान को हिट करना है तो उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, यानी बीच हवा में जहाज़ों से उनमें ईंधन भरना पड़ेगा ताकि वो वहाँ तक पहुँच के वापस आ सके। ठीक है, इसके लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत है। अमेरिका अब नहीं चाहता कि ये जो लड़ाई है ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए और पूरा वहाँ पे फुल स्केल वॉर छिड़ जाए मिडल ईस्ट में, जिसमें ईरान भी कूद पड़े और शायद तुर्की ये भी गीदड़ भभकियाँ दे रहा है कि साहब हम भी चौधरी है इस्लामिक वर्ल्ड के, हम भी खलीफा है, खलीफा थे, हैं, फिर बनना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब बकवासबाजी चल रही है। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, देखिए ईरान हिजबुल्लाह नहीं है, ईरान हमास नहीं है, ईरान एक देश है। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट देशों के बीच हो गया जो कि एक फ़र्क डाल देता है। ये टेररिस्ट काउंटर टेररिस्ट सिचुएशन से थोड़ा सा हटकर है। हालांकि इज़राइल का कहना है कि ये टेररिस्टों के सपोर्ट में हमला कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ईरान के पास भी कोई 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज़ मिसाइलें हैं, जिनसे वो उसने दर्शा दिया है कि ये पेनिट्रेट कर सकते हैं इज़राइल की डिफेंस शील्ड। कि ये नुकसान नहीं हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन वो अगर ज़्यादा फायर करें तो सैचुरेट कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं जो डिफेंसिव शील्ड है। और इसके चलते इज़राइल में भी भारी नुकसान, जानी माली नुकसान हो सकता है। इज़राइल तभी प्रिवेल कर सकता है जबकि अमेरिका अभी तक तो डिफेंसिव ऑपरेशन में उनका साथ दे रहा है कि भाई जब ईरान ने मिसाइल अटैक किए तो उन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर से पेट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके उनको मार गिराने की कोशिश की, इज़राइल की मदद की। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर इज़राइल हमला करना चाहता है तो अभी तक अमेरिका ने क्लियर नहीं किया है कि क्या वो हमलावर कार्रवाई में भी मदद करेगा या नहीं, और अगर नहीं करता तो फिर इज़राइल के लिए मुश्किल है। आयरन डोम की बड़ी चर्चा होती है, कहा जाता है कि इजराइल के पास जो शस्त्र है आयरन डोम वो इतना मजबूत है कि कोई भी देश मिसाइलें छोड़ तो देता है लेकिन वो सारी की सारी, और कहते हैं कि 90% तक विफल हो जाती हैं, 10% जो है वो इजराइल के अंदर गिरती हैं। अब आपने कहा कि ईरान भी मजबूत है, अमेरिका अभी क्लियर नहीं है कि वो अटैक में साथ देगा या नहीं देगा। लग रहा है आयरन डोम जो है वो बचा सकता है इजराइल को अभी भी ईरान के हमलों से, क्योंकि ईरान क्लियर कर चुका है दोबारा अगर आपने कोशिश करी हम पर अटैक करने की तो हम इस बार नहीं छोड़ने वाले। देखिए बात ऐसी है कि अप्रैल में हमने एक ट्रेलर देखा था, ईरान ने इज़राइल के ऊपर 320 ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। 120 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, 102 कोई कह रहा है, कोई 120 कह रहा है, लेकिन 120 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल थे और 97 से 98% इज़राइल ने शूट डाउन कर दिए। ठीक है साहब, फिर भी जो बचे खुचे मिसाइल थे उनमें से 5%, 3% उससे के आसपास वो जाके इज़राइल के एयर बेसिस नेवातीम और रेमॉन एयर बेस को हिट किए थे। ठीक है, और ये ख़तरनाक है अपने आप में, क्योंकि देखिए इज़राइल का दुनिया में सबसे बेस्ट एयर डिफेंस है। ये एयर डिफेंस अमेरिका की कोलोराडो बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कमांड जो है उसके साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जो अमेरिका के सैटेलाइट हैं, जहां भी कहीं
कोई लॉन्च होता है बैलिस्टिक मिसाइल, वो उसकी आग से उसको पकड़ लेते हैं, इंफ्रारेड फ्लेयर से उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रेट अवे वार्निंग देते हैं। उनके कंप्यूटर कंप्यूट करते हैं कि भाई ये मिसाइल किस तरफ जा रहा है, इसका टारगेट क्या है, हिट पॉइंट क्या है, कितना टाइम लेगा, और ये वार्निंग वो दे देता है इज़राइल को, और इज़राइल की जो सारे आले हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे उनके एयर बेसिस पे ओवर द होराइज़न ANTPS-Y2 ओवर द होराइज़न रडार लगाए हुए हैं, ग्राउंड बेस रडार, जो कि जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं उनको पकड़ सकते हैं। और उसके अलावा फिर उनके डिस्ट्रॉयर हैं, एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर अमेरिका के, जो मेडिटेरेनियन में हैं, आसपास के समुद्रों में है, और वो भी उनमें भी ANTPS-Y2 रडार लगे हैं जो कि मिसाइलों को आते पकड़ सकते हैं और फिर उन पे फायर करके उनको मार गिरा सकते हैं। तो 12 मिसाइल अमेरिका कह रहा है कि हमने फायर किए थे इस बार, कितने हिट हुए नहीं हुए तो ये तो नहीं कहा गया, लेकिन ज़रूर शायद फ़र्क पड़ा है उसका। केवल 27,000 वर्ग किलोमीटर का इज़राइल है, मतलब बहुत छोटा देश है, तो डिफेंड करना, एक एक इंच को डिफेंड करना आसान है। अब भारत जैसा बड़ा देश, रूस जैसा बड़ा देश, चीन जैसा बड़ा देश, एक एक इंच आप डिफेंड नहीं कर सकते, आपको गैप कहीं छूट जाते हैं। यहाँ तो कोई गैप है ही नहीं साहब। और फिर इज़राइल से मिसाइल आते भी जो है, आपके अगर बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो 12 से 15 मिनट 30 मिनट तक ले सकते हैं, अगर क्रूज़ मिसाइल है तो 1.5 से 2 घंटा ले सकते हैं, अगर ड्रोन है तो 4 से 5 घंटे लग सकते हैं जब आप लॉन्च करें इज़राइल से, ईरान से इज़राइल तक पहुंचते हुए। तो इस बार आपने देखा कि ईरान ने इस बार 181 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, और ये फज्र जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो कह रहे हैं इनमें से कई हाइपरसोनिक मिसाइल जिनको रोकना असंभव है। कोई डिफेंस आज तक दुनिया में नहीं है जो आते हैं और मतलब जब तक आप पिकअप करें वो हिट कर गया होता है, तो इनको रोकना तो असंभव है। और हमने देखा भी, जो इस बार वीडियो चैनल पे जो दिखा रहे थे कि साहब बहुत सारे मिसाइल हिट हुए हैं।